गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इक्विलिब्रियम के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इस पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके एप्लीकेशंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इक्विलिब्रियम से स्पेशली रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हमारे ये बचे हुए हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हैं। वो एक गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन है। जैसा कि आपको पता है कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट पॉइंट में भी कवर किया था। तो वहाँ मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये दोबारा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले इक्विलिब्रियम चैप्टर में कंप्लीट होगा। वहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम या इन सब के बारे में कोई स्पेसिफिक आइडिया था नहीं, लेकिन अब आप लोगों को जो 2-3-4 वीडियोस बन चुके हैं, इससे आप लोगों को एक आइडिया तो बन ही गया होगा कि इक्विलिब्रियम स्पेशली है क्या चीज़ और लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें गिब्स एनर्जी आप सबको पता है किसी सिस्टम की मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जैसा कि आपको पहले ही थर्मोडायनेमिक्स में चीज़ डिस्कस की जा चुकी है। और आपको सबको पता है गिब्स एनर्जी की वैल्यू अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन ज़ीरो आती है, तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल है तो यानी स्पॉन्टेनियस तो होगा लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे ही होते हैं। और अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में आपको सबको पता है कि इक्विलिब्रियम जो अपना है ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम आउट कर लेगा। और इस केस में जो नो नेट चेंज टेक प्लेस, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट सेम हो जाएगी। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी और क्यू जो है के इक्वल आएगा या के सी के इक्वल आएगा या के पी के इक्वल आएगा। हम लोगों ने यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन के टर्म में लिया है या पार्शियल प्रेशर के टर्म में ले रखा है। अब आपको देखने से लग रहा है कि डेल्टा जी की प्लेस पर मैंने 0 पॉइंट रख दिया, डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू के प्लेस पर। क्यू जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट है और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो के मैंने मेंशन कर लिया। अब हमारे सामने डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, और इसी नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। यह सिचुएशन हमारे सामने आती है। इसी रिलेशन को जो हमारे पास ये रिलेशन है के इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए बेस ई ले लेंगे, बेस ई इस फार्मूले से माइनस डेल्टा जी नॉट अपान आर टी, ये हमारा एक रिलेशन बन जाएगा स्पेशली जो नेचुरल लॉग के टर्म में। अब आपको देखने से लग रहा है इस वाले केस में कि इफ़ डेल्टा जी नॉट इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू माइनस में आएगी। मतलब ये लेस देन ज़ीरो मीन्स माइनस में है और माइनस पहले आपने लगा रखा है, तो माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो जो के का रिजल्ट हमारा आएगा ये देखा जाए ग्रेटर देन 1 आएगा। दिस मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन सच एन एक्सटेंट दैट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली। मतलब के की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम अमाउंट में है, रिएक्शन बहुत कम है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो नेचर है, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करने का जो रिएक्शन का बिहेवियर है बहुत हाई है और बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करने का बिहेवियर बहुत कम है। और अगर हमारे के सी की यानी कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो हमारे सामने आ रही है, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो के की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है स्पेशली दिस मीन्स दैट द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट
एंड रिएक्टेंट आर फेवर्ड ओवर प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम होगा अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है या काफ़ी लोअर है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी। दिस इंडिकेट दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वली फेवरेबल एट इक्विलिब्रियम, यानी दोनों सो अमाउंट में है, दोनों कंपेरेबल अमाउंट में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे दोनों सेम अमाउंट में अवेलेबल हैं। तो एक छोटा सा रिलेशन रहा जो कि गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन से रिलेटेड है। इस पर कभी कभार एक आध न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि इस फार्मूले पर से सॉल्व हो जाते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT लॉग के, और इसके लिए देखा जाए लॉग टेबल का यूज़ करना अपने को आना चाहिए। लॉग टेबल के यूज़ के लिए थोड़ा सा आप लोग मैथमेटिकल टूल हैं, ये सब मैथमेटिक्स में स्पेशली डिस्कस होते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा हमें नीड तो है, और जब कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होने लगते हैं तो लॉग से ही कैलकुलेशन इजी गोइंग हो पाते हैं। इसलिए लॉग अगर आप सीख लो आप लोग तो आप लोगों के लिए बड़े काम का पॉइंट होगा। फिर भी जब मैं पीएच डिस्कस करूँगा तो उस समय लॉग के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो अपने केमिस्ट्री के लिए नेसेसरी है, और उतने से अपने केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए जो अपने पास एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, यानी इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है, इसका यूज़ अपने को इस चैप्टर में तो करना ही करना है। साथ में कहीं पर भी अगर रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है तो वहाँ पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट अपने आप अप्लाई होने लगता है। तो हमारे कहने का मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया की तरफ हमें बढ़ना है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की तरफ बढ़ना है। ये जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है ये स्पेशली है क्या चीज़, यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल वे में 2 लाइन में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इट स्टेट्स दैट इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पहले से आइडिया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट सेम अगर है, इज़ सब्जेक्टेड टू अ चेंज, अगर उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम चेंज करें, चेंज हम कंसंट्रेशन में कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या दोनों के कंसंट्रेशन में हम चेंज कर सकते हैं। प्रेशर में हम चेंज कर सकते हैं। अपने जो कंटेनर, जो क्लोज्ड कंटेनर है, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में डेवलप होती है, ओपन सिस्टम में नहीं डेवलप होती। तो उसमें जो प्रेशर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और टेम्परेचर या उस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट टेंड टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज, मतलब हमारा इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या ऐसे डायरेक्शन में कह सकते हो कि मूव कर जाएगा जिससे कि जो हम लोगों ने चेंज किया है उसका जो इफ़ेक्ट है वो नलीफाई हो जाए, अंडू हो जाए। मतलब अपने कंप्यूटर में देखा होगा कोई चीज़ अगर हमें फिर पहले वाले पोजीशन में जानी होती है तो वहाँ पर हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में यूँ मान सकते हो कि अगर कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर में अगर हम चेंजेस करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे कि उस इफ़ेक्ट को नलीफाई किया जा सके या उस इफ़ेक्ट को एबोलिश किया जा सके, उसका इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ किया जा सके। यही हमारे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हैं। बड़े काम का प्रिंसिपल है, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझना इसको, इसलिए मैंने इस पॉइंट को स्पेशली इस वीडियो में ले रखा है। इफ़ अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट टेंड टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशन की तरफ बात करेंगे कि कैसे क्या चेंजेस होंगे और कुछ रिएक्शन के साथ उसको हम रिलेट करेंगे। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। स्पेशली देखा जाए हम ये 3 रिएक्शन आपके सामने लेकर के डिस्कस करेंगे। N2 + O2 गिव्स आउट 2NO। आपको दिख रहा है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है,
यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक चेंज है, मतलब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड कराने में एनर्जी देनी पड़ेगी। और आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर जो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है और एनर्जी यूज़ करेगा, तो जब यही रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा, मतलब NO ब्रेक होकर के N2 और O2 देगा, तो ये एक्सोथर्मिक चेंज में जाएगा। मतलब क्या है कि ऐसे केस में देखा जाए, जो हमारा NO है N2 + O2 अगर ये बनाएगा तो फॉरवर्ड चेंज में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड चेंज अगर होगा तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और डेल्टा एन जैसा आपको पता है कि प्रोडक्ट मालिक्यूल गैसियस कितने हैं माइनस रिएक्टेंट मालिक्यूल कितने हैं, तो देखो 2 और -2, तो हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए मैंने यहाँ ले रखा है। एक रिएक्शन देखो मैंने PCl5 PCl3 + Cl2 का ले रखा है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। डेल्टा एन की वैल्यू 1 आएगी, जैसा कि आपको पता है कि 1 और 1 2 मालिक्यूल प्रोडक्ट के हैं और 1 मालिक्यूल रिएक्टेंट के हैं, तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमेशा लेते हैं। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव साइन में आएगी, मतलब एक्सोथर्मिक चेंज है। लेकिन अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो एंडोथर्मिक चेंज हो जाएगा और डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे केवल 2 मालिक्यूल हैं और रिएक्टेंट में 4 हैं। 2 - 4 करोगे तो -2 रिजल्ट आएगा। अब इसी में सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की बात करेंगे। बड़ा कॉमन रिएक्शन है ये। जैसे हम लोगों ने क्या लिया, देखो सिंपल और स्वीट पार्ट में मैंने कंप्लीट किया है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, shift the equilibrium to forward direction. Increase in concentration of any of the products, shift the equilibrium to backward direction. क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, किसी भी रिएक्शन के जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, चाहे वो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का बढ़ाएं या जितने हैं सबका कंसंट्रेशन बढ़ाएं, तो अब जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट के का कंसंट्रेशन हमने सिस्टम में तो इंक्रीज़ कर दिया, तो अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कब होगा, जब हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। मतलब ये रिएक्शन सब के सब फॉरवर्ड प्रोसीड कर जाएंगी। कहने का मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इनका कंसंट्रेशन जो हम लोगों ने इंक्रीज़ किया है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज किया जाएगा या नलीफाई होगा, अनडू होगा। ऐसे ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा दें, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो अब हमारा रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाए, और इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कब होगा, जब रिएक्शन हमारा बैकवर्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कभी भी कहीं पर भी किसी भी कंटेनर में किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये आप लोग हमेशा कंसंट्रेशन टर्म के इफेक्ट को इस तरह समझिएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अब इसमें देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक चेंज, और डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज। बड़ा अच्छा सा टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब जैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है डेल्टा एच की बेसिस पर, तो अगर इस रिएक्शन में हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर का इफेक्ट नलीफाई कब होगा, जब रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ किया जाएगा तो एक्सो की तरफ मूव करेगा, और यही रिएक्शन अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो एक्सोथर्मिक चेंज होगा, तो उस केस में ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब जितने एंडोथर्मिक चेंज हैं सब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से फॉरवर्ड चेंज शिफ्ट होंगे और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से बैकवर्ड होंगे। लेकिन जितने एक्सोथर्मिक चेंज हैं अगर ये फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहे हैं तो एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारा रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे कह सकते हो कि उसका एनर्जी कंज्यूम हो, टेम्परेचर का इफेक्ट नलीफाई हो, तब ये बैकवर्ड मूव करने लगेंगे। कहने का मतलब एक्सोथर्मिक चेंज टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। ये तो आपके टेम्परेचर का इफेक्ट है।
प्रेशर की इफेक्ट की बात थोड़ा सा करते हैं। इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, इसीलिए मैंने डेल्टा एन की वैल्यू इस इक्वेशन में ले रखी है। डिक्रीज द प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब इस केस में चेंज इन जो डेल्टा एन की वैल्यू है वो 0 है। तो ऐसे रिएक्शन में अगर हम प्रेशर को कम करें या प्रेशर को ज़्यादा करें, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे हैं, न तो फॉरवर्ड न तो बैकवर्ड। तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि प्रोडक्ट में भी 2 मोल हैं, रिएक्टेंट में भी 2 मोल हैं। सेकंड वाले केस में अगर हम लोग देखें तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड कराने से अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़ हो रहे हों। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़ होंगे तो प्रेशर की वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल रहेंगे उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो इस केस में अगर हम लोगों ने डेल्टा एन के नहीं कह सकते प्रेशर इंक्रीज़ किया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि और प्रेशर अगर डिक्रीज़ किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन नीचे वाले केस में जहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं। इधर देखिए 4 मोल, इधर 2 मोल, तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। और अगर हम लोगों ने प्रेशर को कम कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी प्रेशर बढ़ाने से, दे रखा हम लोगों ने ना कि इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल, कभी भी चाहे वो फॉरवर्ड हो रहा हो चाहे बैकवर्ड। देख लीजिए किस डायरेक्शन में कम मॉलिक्यूल कम गैसियस प्रोडक्ट हैं, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आगे देखा जाए, अगर हम वॉल्यूम के इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको सबको पता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल बी एग्जैक्टली रिवर्स टू दैट ऑफ प्रेशर, क्योंकि अगर वॉल्यूम हम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ करने लगेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ करने लगेगा। तो जो ये प्रेशर का इफ़ेक्ट है उसी का रिवर्स इफ़ेक्ट वॉल्यूम चेंज करने से मिलेगा। इसीलिए लाइन मैंने लिखवा रखी है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल एग्जैक्टली रिवर्स टू दैट ऑफ प्रेशर। ये हमेशा ध्यान रखना। और लास्ट में देखो एक पॉइंट हमारे पास कैटलिस्ट का यूज़ है। अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो आपको पता है कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है उतना ही बैकवर्ड को भी एक्सेलरेट करता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट, कैटलिस्ट को अगर हम कैटलिस्ट की को यूज़ किया जाए तो अब ये इक्विलिब्रियम को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितना यह फॉरवर्ड रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा उतना ही बैकवर्ड को भी करेगा। तो कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होना है इक्विलिब्रियम पर। तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, प्रेशर का इफ़ेक्ट, वॉल्यूम का इफ़ेक्ट, ये हम लोगों के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे और हमारा इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे चेंज का इफ़ेक्ट नलीफाई हो। अब इसमें एक पॉइंट और हमारे सामने बड़ा पॉइंट अच्छा सा, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंटेनर में इनर्ट गैस मिक्स कर दें तो क्या होगा, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना। एक पॉइंट और इसका है, इसमें देखा जाए इफ़ेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो मैं आपको केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि इनर्ट गैस हम लोग 2 सिचुएशन में मिक्स करेंगे, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या समझने की ज़रूरत है। अंडर दिस कंडीशन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल नॉट चेंज, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हैं और हमने इनर्ट गैस अपने कंटेनर में मिक्स करा दी, डाल दी, तो उससे पूरे कंटेनर का ओवरऑल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का खुद का इंडिविजुअल प्रेशर है, जिसको आप पार्शियल प्रेशर का नाम दोगे, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जब प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम मुझ कह सकते हो पार्शियल प्रेशर में, तो अब उस केस में इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अंडर दिस कंडीशन in addition of inert gas at constant volume, under these conditions there will be no effect on the equilibrium because the concentration of the reactant and product will not change। concentration का टर्म यहाँ पर मतलब क्या है कि क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है
तो उस केस में आपको पता है कि कंसंट्रेशन कहाँ से चेंज होगा, क्योंकि अमाउंट जो पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल है वो तो वही बना रहेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पर मिक्स कर दी तो इस केस में क्या होना है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अंडर दीज कंडीशंस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो चूँकि इनर्ट गैस शिफ्टर सिस्टम में मिलाओगे क्लोज सिस्टम में, तो सिस्टम के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। वो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि प्रेशर जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है, स्पेशली पार्शियल प्रेशर है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ हो रहे हों, जिससे कि प्रेशर के इफ़ेक्ट को, यानी प्रेशर जो डिक्रीज़ हुआ है उसको बैलेंस किया जाए, उसको एबोलिश किया जाए। तो अंडर दिस कंडीशन जब आपने इनर्ट गैस को मिलाया है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अंडर दिस कंडीशंस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल अगर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर का जो इफेक्ट हुआ है, प्रेशर डाउन हुआ है, स्पेशली पार्शियल प्रेशर, वो वैल्यू कह सकते हो वो चेंज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इनर्ट गैस का इफेक्ट यानी मिक्सिंग दो सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा देखो अगला डिस्कशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल सब्सटेंसेज विच डिजॉल्व विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट विल इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, जैसे अमोनियम क्लोराइड, NaNO3 एक्सेट्रा, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं, इनको अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये एंडोथर्मिक चेंज देंगे। मतलब क्या है कि इनको डिज़ोल्व होने से एनर्जी यूज़ होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल सब्सटेंसेज विच डिजॉल्व विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट विल डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। जैसे CaCl2, Li2SCO3, Li2SO4, NaOH एक्सेट्रा, अगर इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो इनके डिज़ोल्व करने से क्या एनर्जी लिबरेट होती है। तो ऐसे डायरेक्शन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। कहने का मतलब जो हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एक लाइन बड़े काम की है, गैस डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मतलब अगर गैस कोई लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो वो प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक है। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब हमेशा कभी भी अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा या बढ़ेगा तो उस केस में गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में मिनिमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ जाएगा, मतलब क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो इतना सा डिस्कशन हमें लीच एक्टिव प्रिंसिपल को लेकर के करना है। इस वीडियो को आप लोग अगर एक बार ज़रूर देखना, अगर आपको प्रॉपर क्लियर नहीं होगा तो आप 2 बार पक्का देखना इसको, क्योंकि बहुत काम का पॉइंट है और ये आपको आना ही आना चाहिए। अब हम इसके आगे अगला वीडियो जो हम लोगों का बनेगा वो आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अपने को NCERT की रीडिंग लगाइए, क्वेश्चन को करिए, प्रॉब्लम अगर कुछ आए तो आप जिस किसी मैनर में हो सके फ़ोन, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल के आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो। थैंक यू।